Good morning, students. Today we are going to start the last part of this chapter, part number 6, and the chapter is the making of a global world. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस एंड द मेजर फंक्शंस ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, राइट? In this video we'll discuss about decolonization and independence, and after that end of Bretton Woods institutions. इसके बाद में तो पहले डिस्कस करते हैं decolonization and independence. It's very simple topic. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए decolonization क्या होता है और independence how it is connected with decolonization. Clear? Decolonization. Before understanding decolonization, do you know the meaning of colonization? Colonization, as already we have discussed about colonization, that this is the process in which one country annexed over other country. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करती है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, मार्केट्स और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली उस पर अगर कंट्रोल करती है तो दैट इज कॉलोनी ऑफ दैट कंट्री एंड दैट इज द कॉलोनियल पावर, एंड इन दिस वे दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, राइट? तो कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट जो प्रोसेस होता है, इट मीन्स जो कॉलोनियल पावर है उसको रिमूव करना और कंट्री का फ्री होना, दैट इज डीकोलोनाइजेशन. तो डीकोलोनाइजेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडिपेंडेंस. अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की कॉलोनी है और अगर वो कॉलोनियल कंट्रोल से अगर फ्री होती है तो दिस कंट्री हैज बिकम इंडिपेंडेंट, और इस तरह से इंडिपेंडेंस इज डायरेक्टली कंट्रोल कनेक्टेड टू डीकोलोनाइजेशन. तो आपको समझ में आ गया होगा डीकोलोनाइजेशन का मतलब है कि जो कॉलोनीज थी वो अब फ्री होना, उसको कहते हैं डीकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंट होना. नाउ डीकोलोनाइजेशन वाज सीन डायरेक्टली अप टू 1945. दिस वाज द ईयर एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्लियर? 1939 टू 1945 ये दूसरे वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन है. दूसरे वर्ल्ड वॉर तक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, इन कंट्रीज के एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज थी. मींस दीज कंट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन पावर्स. जैसे इंडिया वाज द एग्जांपल, साउथ अफ्रीका वाज द एग्जांपल, इंडोनेशिया एटसेट्रा. सो दीज कंट्रीज वर द कॉलोनीज ऑफ दीज पावरफुल नेशंस टिल 1945. जैसे ही 1945 में वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसके बाद में इंपीरियलिस्ट पावर हारने के बाद एक इंटरनेशनल प्रेशर आया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी बन चुका था 24 अक्टूबर 1945 को. तो इंटरनेशनल प्रेशर था किसके ऊपर? यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जो कॉलोनियल पावर्स थी उन पे, कि जो कॉलोनीज हैं उनको फ्री किया जाए, इंडिपेंडेंस किया जाए, राइट? तो इस तरह से 1945 से लेके और अगले 2 डिकेड्स तक, इट मींस लगभग अगले 15 से 20 साल तक काफी सारी कंट्रीज जो है वो फ्री हो गई. इनमें आप बहुत सारी कंट्रीज का आप नाम ले सकते हैं. सो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट इंपैक्ट वाज सीन. इंडिपेंडेंट नेशंस इमर्ज्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. इंडिपेंडेंट नेशंस इमर्ज्ड. फॉर एग्जांपल, इंडिया इन 1947, श्रीलंका 1948, इंडोनेशिया, इजिप्ट, राइट, एंड पाकिस्तान. These are some of the examples of the countries which got the freedom after Second World War from the colonial gain or control, right? तो इसके बाद आता है कि ये इंडिपेंडेंट तो हो गए, ये कंट्री जो है वो फ्री हो गई, लेकिन इनके सामने समस्या क्या थी? What was the problem in front of these countries after becoming free? ये थी facing poverty and lack of resources. These countries were facing poverty, बहुत ज्यादा गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी, और इसके साथ साथ में लैक ऑफ रिसोर्सेज ये कंट्रीज फेस कर रही थी. डू यू नो व्हाट द रीजन? द रीजन वाज लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग्ड colonial rule और colonial control during for long period. यानी कि लगभग इंडिया का अगर हम एग्जांपल ले तो तकरीबन 200 साल तक जो है ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल रखा. तो इतने लंबे टाइम तक जब दूसरी कंट्रीज किसी कंट्री को कंट्रोल करती है तो वो उसके रिसोर्सेज को यूज कर लेती है, और वहां पे उतने रिसोर्सेज नहीं बचते जितने पहले थे. एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी भी आप इसमें देख सकते हैं. तो ये इसका मेजर इंपैक्ट था कि कंट्रीज became free but they were facing the poverty, unemployment, starvation and lack of resources. Now what happened after that? You discussed about IMF and World Bank. ये 1944 में जुलाई के अंदर न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाने जाते हैं.
IMF और वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ये जब बने थे तो स्पेशली देयर मेन एम फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने ही मिलकर बनाए थे और इनका मेन एम भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए ही डिमांड्स को फुलफिल करना था और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया था। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो मींस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए नहीं थे। देयर स्ट्रक्चर वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और स्पेशली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई वो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को आई, क्योंकि उनको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह की हेल्प नहीं मिली। लेकिन वहां पे एक मेन फैक्टर था जिससे हम ये कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हुई। किस वजह से? यूरोप एंड जापान डेवलप्ड themselves without the big aids from IMF and World Bank. It means it was the less dependent, means Europe and Japan were less dependent on Bretton Woods institutions in their development process. तो इससे क्या हुआ कि कंट्रीज जो थी वो अब ये सोचने लगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक की हेल्प के बिना भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक नाउ मींस सेग्रीगेटेड फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस और वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज। अब उनका अटेंशन किस तरफ हो गया? डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ हो गया। ये आपको अंडरस्टैंड करना है, डेवलपिंग नेशंस की तरफ 1950s तक आते आते टिल द लेट 1950s ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक। इनका जो अटेंशन है नाउ इट वाज टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज इन लेट 1950s। रीजन आपको पता लग गया होगा, रीजन ये था मेन रीजन। इससे पहले आपको पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक स्पेशली किसके लिए थे। अब चलते हैं आगे। अब एक और प्रॉब्लम थी, अर्जेंट प्रेशर्स वाज ऑन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस टू रिमूव पॉवर्टी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो इट वाज अंडर पॉवर्टी, गरीबी के नीचे थी। दूसरी बात वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट था, भूखमरी थी। तो इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर ये था कि उनको किसी ना किसी तरह से अपने आप को डेवलप करने के लिए और कम्पीट पोजीशन में लाने के लिए उनको गरीबी दूर करनी थी। इट वाज द अर्जेंट प्रेशर ऑन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस। तो इस प्रेशर की वजह से उन्होंने नए तरीके अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं कि एक नई इकोनॉमिक सिस्टम लाने की उन्होंने कोशिश की। और इसके लिए कुछ कंट्रीज ने मींस अप्रोक्सीमेटली उस टाइम इसके नाम के अकॉर्डिंग देखें तो 77 डेवलपिंग कंट्रीज, G77, द ग्रुप वाज ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग नेशंस, G77। इस ग्रुप को बनाया गया 15 जून 1964। 15 जून 1964 को G77 की एस्टेब्लिशमेंट हुई। कहां पे हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। आजकल इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और आज इसमें 134 कंट्रीज हैं। 134 कंट्रीज है इसमें टोटल अगर मिला के देखें तो। और इसका जो मेन एम था वो क्या था? यू हैव टू अंडरस्टैंड, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर टू एस्टैब्लिश NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए, एंड टू डिमांड द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्रुप्स 77 G77 was established in June 1964 and its headquarter is at New York, right? And it was established at Geneva at that time. So dear students, this was the topic decolonization and independence, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डीकोलोनाइजेशन हुआ, कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक वाज कन्वर्टेड एंड इट्स अटेंशन टुवर्ड्स द डेवलपिंग नेशंस किस तरह से आया और उसका क्या इंपैक्ट रहा। और G77 ये हमने पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टू वाइंड अप दिस चैप्टर। व्हाट आर MNCs? As we have discussed in the chapter of economics, globalization and Indian economy, तो उसमें हमने MNCs के बारे में पढ़ा था। Multinational corporations are large companies that operate in several countries at the same time.
जैसे एमएनसीज क्या होती हैं, जिन जिन कंपनीज़ का एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस होता है या प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, उसको हम एमएनसीज कहते हैं। द फर्स्ट एमएनसीज वर एस्टेब्लिश इन द 1920s। अगर हम एक तरह से देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी एक टाइप से एमएनसीज थी क्योंकि इनका भी कई सारी कंट्रीज़ में बिजनेस था। लेकिन सही मायने में अगर हम मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो 1920s में, यानी कि 1920 के डिकेड में एमएनसी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। Many more came up in 1950s and 60s as US businesses expanded worldwide and Western Europe and Japan also recovered to become powerful industrial economy। जैसे हमने डिस्कस किया कि यूरोप और जापान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या उनकी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट हुआ, तो उस कंडीशन में काफ़ी सारी एमएनसीज आ गई। आज भी इंडिया में बहुत सारी जापान की इंडस्ट्रीज़ हैं जो एमएनसीज हैं। द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ एमएनसीज वॉज एन नोटेबल फीचर ऑफ 1950s एंड 60s। ये आपको याद रखना है, डिकेड्स, 2 डिकेड्स का यहाँ पे डिस्कशन है। दिस वॉज पार्टली बिकॉज हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स imposed by different governments forced MNCs to locate their manufacturing operations and become domestic producers in as many countries as possible। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड बैंक के टैरिफ्स की बात करें, वर्ल्ड बैंक के अगर हम रूल्स की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ लिबरलिज्म और लिबरलाइजेशन। तो उस कंडीशन में एमएनसीज को ज़्यादा एक्सपेंशन का मौका मिला और इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ में एमएनसीज जो है वो अपना ट्रेड सेटअप कर चुकी हैं। टैरिफ आपको पता है टैक्स होता है एक टाइप का, इम्पोज ऑन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 4.4 एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का। और 1950s के लेट में हमने ये भी पढ़ा कि लेट 1950s तक आते आते ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, इनका जो अटेंशन है वो किस तरफ हो गया था, डेवलपिंग नेशंस की तरफ। तो अब ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए बेसिकली बनाए गए थे और इनका कोई नॉर्म्स इस तरह का नहीं था जो डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन उसके बाद में फिर ब्रेटन वुड्स का एंड किस तरह से हुआ और फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का इमरजेंस किस तरह से हुआ, इस टॉपिक में पढ़ते हैं, राइट। Despite years of stable and rapid growth, not all was well in this post-war world. From 1960s, the rising cost of its overseas involvements weakened the US's finances and competitive strength. US के लिए या US का जो फाइनेंसिंग सिस्टम था उसको नुकसान किस चीज़ से हुआ, वो हुआ कि ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट से, राइट। एंड द US डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। क्योंकि यूएस को अब ट्रेड करने के लिए ओवरसीज़ जो है कोस्ट लगाने पड़े थे, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री में कोई सामान भेजा जा रहा है या आ रहा है तो टैरिफ्स की वजह से और दूसरे कई वजह से ये खर्चा बढ़ गया था, और जिसकी वजह से यूएस का जो फाइनेंसिंग सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो गया। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। और अब यूएस डॉलर जो है वो मेन करेंसी नहीं रहा था। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। गोल्ड के मुकाबले में इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। क्योंकि पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करते थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, अच्छा एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक करेंसी मान लो इंडिया में दूसरी करेंसी चल रही है रुपया, ठीक है। इसी तरह से मान लो इंग्लैंड में चल रहा है पाउंड। तो अगर हम इंग्लैंड में जाके रुपया यूज़ करें या इंग्लैंड वाले लोग आके यहाँ पे पाउंड यूज़ करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको समझा जाएगा कि ये करेंसी हमारे काम की नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जब इंडियन रुपीज़ लेकर कोई इंग्लैंड में आएगा तो यहाँ पे उस करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा। किस में एक्सचेंज किया जाएगा, यहाँ पे पाउंड चलता है तो पाउंड में उसको एक्सचेंज किया जाएगा। तो कितने रुपए लगेंगे 1 पाउंड के लिए। इसी तरह से अगर कोई पर्सन यहाँ पे आएगा पाउंड लेके तो यहाँ पे उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। ये 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स्ड का मतलब ये तो फिक्स होता है, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है और इसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बॉक्स दे रखा है, उसको भी हम जरूर देखेंगे। तो फ्रॉम द मिड 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज्ड इन इम्पोर्टेंट वेज।
क्या होता था पहले, अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज को टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे वो लोन ले सकते थे और दूसरे तरह की सहायता ले सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनको उधार लेना पड़ता था। कहाँ से? वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से उनको उधार लेना पड़ा। तो जो पहले उनको एक असिस्टेंस मिलता था वो अब मिलना बंद हो गया। इससे क्या हुआ, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। ठीक है, तो पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस बोलते हैं इसको। डेवलपिंग जो कंट्रीज थी और लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज में क्योंकि अब उनको असिस्टेंस की जगह क्या लेना पड़ा, लोन या बोरो करना पड़ा उनको, तो इससे उनके ऊपर जो है डेप्टनेस का खतरा आ गया और इस तरह से वो कर्जे में डूब गए। ठीक है, द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड दैट बिगेन राइजिंग फ्रॉम मिड 1970s। इस ड्यूरेशन में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आया, स्पेशली इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। रिमेन्ड हाई until the early 1990s. From the late 1970s, MNCs also began to shift production operations to low-wage Asian countries, क्योंकि यहाँ पे MNCs इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो काफ़ी कम होता था और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा थे। जैसे चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवोल्यूशन इन 1949 and but new economic policies in China and the collapse of Soviet Union and Soviet style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy। जब USSR यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इस तरह से सोवियत यूनियन का जो कम्युनिज्म सिस्टम था वो भी फेल डाउन हो गया और चाइना में 1949 की रिवोल्यूशन से भी ये चेंज हो गया। वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना में काफ़ी कम वेजेस होते थे। इस तरह से यहाँ पे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया किसके लिए, MNCs के लिए, क्योंकि उनको ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे मजदूर कम पैसे में काम करने के लिए रेडी हो जाएं, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा और इसलिए उनको ज़्यादा फायदा होगा, किसको, MNCs को। इसके बाद आता है तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टॉयज एक्सेट्रा, ये सब बनाए जाने लगे और चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया इसके लिए। आफ्टर दैट the relocation of industry of low-wage countries stimulated world trade and capital flows. In the last 2 decades, the world's economic geography has been transformed as countries such as India, China, and Brazil have undergone rapid economic transformation। इस तरह से क्योंकि ये डेस्टिनेशन बन गए MNCs के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि MNCs ने इन्वेस्टमेंट किया और उनको ज़्यादा यहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिला, प्रॉफिट कमाने का मौका मिला। न्यू वर्ड्स को और देख लेते हैं एक बार। एक्सचेंज रेट, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से जब हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। और 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है और बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करती है और जो मूवमेंट ऑफ करेंसी है उसको प्रिवेंट भी कर सकती है, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है कि ये डिमांड के बेस पे अपने आप फ्लेक्सिबल होता रहता है यानी कि चेंज होता रहता है। जिस करेंसी की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है, जिसकी कम डिमांड होती है उसकी वैल्यू घट जाती है। फॉर एग्जांपल आज दुनिया में यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसलिए क्योंकि इसका ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है और इसके पास करेंसी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए डॉलर की वैल्यू बहुत काफ़ी ज़्यादा है और ये एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। तो अगर हम एक्सचेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी इंडियन रुपीज़ को अगर डॉलर से एक्सचेंज करेंगे तो 1 रुपी इज इक्वल टू 0.014 डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो ये वैल्यू है हमारे 1 रुपये की डॉलर के मुकाबले। तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। तभी आप देखेंगे कि 1 वीक के बाद ये कुछ और मिलेगा, आज ये इसका एक्सचेंज रेट ये है, तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो इसको एक बार रिवाइज करें अच्छे से, राइट और वीडियोस को अच्छे से देखें पूरा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग मैसेज इन कमेंट बॉक्स और ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।